Good morning, students. Today we are going to study our chapter number 9, Kings and Chronicles, part number 4. So, first topic of this video is the Mughal court, Mughal Darbar. The Mughal emperor's court procedures reflected his status and power. मुग़ल जो बादशाह था तो उसका दरबार की जो प्रक्रियाएं होती थी उस प्रक्रियाओं से राजा के हैसियत का और उसकी शक्ति का पता पड़ता था। द थ्रोन और तख्त वाज विजुअलाइज्ड एज एक्सिस मुंडी। फॉर एग्जांपल पिलर और पोल सपोर्टेड द अर्थ। तो बादशाह का जो थ्रोन या सिंहासन होता था वह एक केंद्र बिंदु माना जाता था, जैसे कि एक पिलर या स्तंभ जिस पर धरती टिकी हुई है, उसी तरह से मुग़ल बादशाह का जो सिंहासन है उसकी वो पूरे मुग़ल साम्राज्य का केंद्र बिंदु है, ये दर्शाना चाहते हैं। कैनोपी वाज ए सिंबल ऑफ किंगशिप। तो जो कैनोपी जो राजा के सिंहासन के ऊपर जो एक तरह से छत्र होता है वो किंगशिप यानी राजत्व का या शासन का प्रतीक माना जाता था। द स्टेटस ऑफ द कोर्टियर्स वाज डिटरमाइंड बाय स्पेटियल प्रॉक्सिमिटी टू द किंग्स। तो राजा के जो ज़्यादा निकट बैठता था वो बड़ा ऊंचा पद वाला अधिकारी माना जाता था या दरबारी माना जाता था। तो मतलब दरबारियों का जो स्टेटस या स्तर था या हैसियत थी वो राजा के पास से कितना दूर, राजा के कितना पास या कितना दूर बैठ रहा है तो उसके पास बैठने की निकटता से निर्धारित होता था। मतलब जो ज़्यादा बड़ी हैसियत वाला व्यक्ति होगा या दरबारी होगा वो राजा के ज़्यादा पास बैठेगा, और जो कम हैसियत वाला व्यक्ति होगा या दरबारी होगा वो राजा से दूर बैठेगा। वंस द एम्परर सेट ऑन द थ्रोन नो वन वाज परमिटेड टू मूव फ्रॉम हिज पोजीशन। एक बार जब बादशाह अपनी गद्दी पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी सीट से या अपनी जगह से हिलने की या कहीं जाने की अनुमति नहीं होती थी। नेक्स्ट, सोशल कंट्रोल इन मुग़ल कोर्ट। मुग़ल दरबार में सामाजिक नियंत्रण। डिफाइंड एटिकेट्स वाज टू बी फॉलोड इन द कोर्ट विद रेस्पेक्ट टू द फॉर्म ऑफ एड्रेस, कर्टसीज, स्पीचेस एट्सेट्रा। तो मुग़ल दरबार में हर किसी दरबारी को या किसी भी व्यक्ति को कुछ निर्धारित शिष्टाचार, आदर और संबोधन के रूप में कुछ शिष्टाचार और वाणी का प्रयोग करना होता था। उनको वो उसका पालन पूरा करना होता है, जो कि कुछ निर्धारित एटिकेट्स या डिफाइंड या परिभाषित जो शिष्टाचार होते थे हर व्यक्ति को मुग़ल कोर्ट में उसका पालन करना होता था। द स्लाइटेस्ट इन्फ्रिंगमेंट ऑफ एटिकेट वाज पनिशेबल ऑन द स्पॉट। मतलब थोड़ी सी भी किसी ने गलती कर दी या उन मुग़ल बादशाह की अवहेलना कर दी शिष्टाचार में या फिर उसके रेस्पेक्ट में, तो उसको उसी समय ऑन द स्पॉट दंडनीय अपराध मानकर उसे सज़ा दी जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है द फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन। The forms of salutation were indicators of a person's status in the hierarchy। मतलब किसी व्यक्ति को किस तरीके से किसी व्यक्ति का अभिवादन किस तरीके से किया जा रहा है, यह उस व्यक्ति के पदानुक्रम या उसके स्तर से पता पड़ता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, डीपर प्रोस्ट्रेशन वाज ए सिंबल ऑफ हायर स्टेटस। मतलब जिस व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन किया जाता है उस व्यक्ति को ज़्यादा उच्च स्तर का या बड़ा अधिकारी माना जाता था या बड़ा दरबारी माना जाता था, या और ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को के सामने ऐसा किया जाता है। सिजदा और कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन वाज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन। मतलब ये आत्मनिवेदन के कुछ तरीके हैं या एक तरह से क्या बोलते हैं अभिवादन के कुछ तरीके हैं, जैसे कि सिजदा या कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन। मतलब पूरी तरह झुककर या लेटकर प्रणाम करना, ये सबसे ऊपर का या उच्चतम रूप माना जाता है आत्मनिवेदन का या
अभिवादन का। बट रूलर शाहजहाँ हैड रिप्लेस्ड दिस रिचुअल विद चाह तस्लीम एंड जमीन बोस। जमीन बोस मतलब किसिंग द अर्थ। लेकिन जो बाद में शाहजहाँ राजा बना, बादशाह बना, तो उसने इन सिजदा और जो ये था कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन, इन रिचुअल्स को या इन प्रथाओं को बंद करके नई प्रथाएं जैसे कि चाहर तस्लीम और ज़मीन बोस, ये प्रथाएं उसने शुरू की थी। ज़मीन बोस में वो मतलब जो भी निवेदन करता है या उसको अभिवादन करता है, वो ज़मीन को चूमकर सलाम करता है। द डिप्लोमेटिक एनवॉयज also had to follow the norms of etiquettes and at the मुगल कोर्ट्स। अब जो डिप्लोमेटिक यानी राजदूत वगैरह जो आते थे दूसरे देशों से या दूसरे राजाओं के पास से, जो भी दूत आते थे उनके दरबार में, तो उनको भी कुछ निश्चित जो नियम या शिष्टाचार के कुछ नियम कानून होते थे, उसको मुग़ल दरबार में मानना होता था, उसको पूरा करना होता था। इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एम्बेसडर presented to Mughal emperor that he would greet the emperor to an acceptable form of greeting। मतलब मुग़ल दरबार में जो भी राजदूत आता था, उपस्थित होता था, उससे ये आशा की जाती थी कि वह अपने मतलब कि स्वीकार योग्य तरीके से या रूप के द्वारा वह मुग़ल बादशाह का अभिवादन करेगा। मतलब इस तरह से अभिवादन करेगा जिसको मुग़ल बादशाह स्वीकार कर ले। दीज फॉर्म्स वर बोइंग डीपली। तो ये कुछ रूप इस प्रकार है अभिवादन करने के जिससे बादशाह उसको स्वीकार कर सकता है, जैसे कि बोइंग डीपली, बहुत ज़्यादा झुककर, किसिंग द ग्राउंड और फॉलोइंग, मतलब किसिंग द ग्राउंड वही जो जिसको ज़मीन बोस कहा गया, ज़मीन को चूमकर, और फॉलोइंग द पर्शियन कस्टम्स ऑफ क्लास्पिंग वंस हैंड इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट। या फिर एक पारसी रिवाजों या पारसी रीति रिवाज के अनुसार अपने हाथ को बांधकर छाती के सामने, मतलब दोनों हाथ बांधकर छाती के सामने से रखने से, सीने के ऊपर रखने से वह अभिवादन करता है। तो ये भी एक तरीका है, दोनों हाथ को ऐसे इस तरह से बांधकर हाथ छाती के ऊपर रखते हैं ऐसे, और वो इस तरह से बादशाह को सलाम करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि मुग़ल बादशाह के सामने उनको करने होते थे। हावेवर थॉमस रो, द इंग्लिश एनवॉय ऑफ जेम्स प्रथम या जेम्स फर्स्ट, ग्रीटेड द मुग़ल एम्परर जहांगीर अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कस्टम। हालांकि जो अंग्रेज़ दूत था, अंग्रेज़ राजदूत था थॉमस रो, जो जेम्स प्रथम का राजदूत था, वह मुग़ल बादशाह जहांगीर के सामने आता है और यूरोपियन स्टाइल से या यूरोपियन रीति रिवाज के हिसाब से उसको नमस्कार करता है, उसकी ग्रीटिंग करता है, उसको अभिवादन करता है। फॉर एग्जांपल सिंपली बोइंग बिफोर हिम, मतलब केवल से उनके सामने वो झुककर उनको नमस्कार या सलाम करता है। मोर ओवर ही शॉक्ड द कोर्ट बाय डिमांडिंग ए चेयर फॉर सिटिंग। इसके बाद या इससे भी अधिक उसने क्या किया, उसने दरबार को और ज़्यादा अचंभित कर दिया जब उसने राजा के सामने एक चेयर की मांग कर दी कि मैं बैठना चाहता हूँ। तो उसने अपने राजा के दरबार में बैठने के लिए कुर्सी की मांग रख के लोगों को अचंभित कर दिया जो दरबार में उपस्थित थे। नेक्स्ट है डेली रूटीन एंड फेस्टिवल्स कनेक्टेड विद द मुग़ल कोर्ट। तो एक तो दिनचर्या, बादशाह की दिनचर्या और मुग़ल दरबार से जुड़े हुए, मतलब मुग़ल दरबार से जुड़ी दिनचर्या और मुग़ल दरबार से संबंधित कुछ त्यौहार वगैरह जो मनाए जाते थे, वो इस टॉपिक में आने हैं। द एम्परर बिगेन हिज डे एट सनराइज विद पर्सनल रिलीजियस डिवोशंस एंड प्रेयर्स। तो बादशाह जो था अपने दिन की शुरुआत कैसे करता था, जब सूर्योदय होता है तो वह कुछ अपनी व्यक्तिगत धार्मिक भक्ति और पूजा वगैरह और प्रार्थना वगैरह करता था। ही अपीयर्ड ऑन ए स्मॉल बालकनी, उसके बाद वह एक छोटी सी बालकनी में आता था। फॉर झरोका दर्शन इन द मॉर्निंग, सुबह दर्शन, वो मतलब पूजा के बाद, प्रार्थना के बाद वह
बालकनी में आकर झरोखा दर्शन के लिए आता था। उसके बाद क्या होता है, एक क्राउड ऑफ पीपल जिसमें सोल्जर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट्स एंड वीमेन विद सिक चिल्ड्रन। तो एक लोगों की भीड़ होती थी जिसमें सैनिक भी होते थे, व्यापारी भी होते थे, दस्तकार भी होते थे, किसान भी होते थे और महिलाएं जो कि छोटे बच्चों को जो कि बीमार थे उनको लेकर उनके बालकनी के सामने खड़े होते थे। वेटेड फॉर द दर्शन ऑफ द एम्परर, जो कि बादशाह के दर्शन के लिए वेट कर रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं। अकबर इंट्रोड्यूस्ड दिस प्रैक्टिस ऑफ झरोखा दर्शन। बादशाह अकबर ने ही इस झरोखा दर्शन की प्रथा को शुरू किया था। झरोखा दर्शन में यही होता है कि बादशाह सुबह बालकनी में आकर अपने दर्शन लोगों को देता है, अपनी जनता को दर्शन देता है। द एम्परर वॉक्ड टू द पब्लिक हॉल ऑफ ऑडियंस, जिसको दीवान आम भी कहा गया है। तो बाद में बादशाह सार्वजनिक सभा में या पब्लिक हॉल जिसको दीवान आम कहा गया था उसमें आता था। टू कंडक्ट द प्राइमरी बिजनेस ऑफ हिज गवर्नमेंट, अपनी सरकार के जो प्राथमिक कार्य थे उसके संचालन के लिए। स्टेट ऑफिशियल प्रेजेंटेड रिपोर्ट्स एंड मेड रिक्वेस्ट। इसके बाद जो सरकारी अधिकारी होते थे वो राजा के सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते थे और उनसे कुछ अनुरोध वगैरह भी करते थे। द एम्परर वाज इन दीवान खास टू होल्ड प्राइवेट ऑडियंस एंड डिस्कस कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। उसके बाद बादशाह दीवान खास में जाता था, जो कि कुछ खास लोगों के साथ ही वो मीटिंग करता था, जिसमें वो प्राइवेट ऑडियंस मतलब निजी व्यक्तियों के साथ निजी सभाएं करता था। अपने जो भी कॉन्फिडेंशियल या गोपनीय जो मामले होते थे उनके बारे में वो चर्चा करता था। हाई मिनिस्टर्स प्लेस्ड देयर पिटिशंस बिफोर हिम इन दीवान खास। उसके बाद जो वरिष्ठ मंत्री होते थे, उच्च मंत्री जो उच्च पदों पर बैठे थे, वो दीवान खास में बादशाह के सामने अपनी अपनी पिटिशंस और याचिकाएं वगैरह सामने रखते हैं। टैक्स ऑफिशियल्स प्रेजेंटेड देयर अकाउंट्स इन दीवान खास। उसके बाद जो टैक्स कलेक्शन के अधिकारी होते थे वो अपने जो भी कलेक्शन हुआ उसका हिसाब दीवान खास में राजा के सामने प्रस्तुत करते थे। रिप्यूटेड आर्टिस्ट प्रेजेंटेड देयर वर्क। इसके बाद जो भी प्रतिष्ठित कलाकार वगैरह होते थे अलग अलग क्षेत्रों के, वो अपना काम राजा के सामने रखते थे, उनको दिखाते थे। बिल्डिंग प्लान्स ऑफ आर्किटेक्ट्स वर व्यूड बाय एम्परर। उसके बाद बादशाह इमारतों के नक्शे भी देखता था कि वास्तुकारों ने किस प्रकार के नक्शे बनाए हैं, उसकी वो निरीक्षण करता था। ऑन स्पेशल ओकेजन सच एज द एनिवर्सरी ऑफ एक्सेशन टू द थ्रोन, ईद, शबे बारात एंड होली, द कोर्ट वाज फुल ऑफ लाइफ। कुछ ऐसे विशेष अवसर भी होते थे जैसे कि राजा के या बादशाह के सिंहासन या राज्याभिषेक की सालगिरह के अवसर पर, ईद के अवसर पर, शब बारात के अवसर पर, होली के अवसर पर। तो ये कुछ ऐसे मौके होते थे जिस पे पूरा मुग़ल दरबार पूरी तरह जीवंत हो उठता था। मुग़ल रूलर्स सेलिब्रेटेड 3 फेस्टिवल ए ईयर। मुग़ल बादशाह साल में तीन त्यौहार हमेशा मनाते थे। द सोलर एंड लूनर बर्थडेज ऑफ द किंग। तो पहला और दूसरा त्यौहार वो है कि बादशाह का जन्मदिन, जो कि सूर्यवर्ष और चंद्रवंश के अनुसार जो उसकी जन्म तिथि पड़ती है, तो सूर्यवर्ष के हिसाब से या सोलर लूनर ईयर के हिसाब से जो 2 बर्थडे पड़ते हैं वो मनाना। तीसरा नौरोज़, जो कि फारसी त्यौहार है, पर्सियन फेस्टिवल है नौरोज़, उसको मनाता था। द किंग वाज वेट अगेंस्ट द कमोडिटी। तो राजा को तोला जाता था वस्तुओं से, मतलब एक तरफ राजा बैठ जाता था तराजू में, दूसरी तरफ मूल्यवान वस्तुएं रख दी जाती थी ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन के अवसर पर। एंड दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन चैरिटी। ठीक है, राजा के जन्मदिन पर राजा को मूल्यवान वस्तुओं से तोला जाता था और जितना वजन या जितनी वस्तुएं उसके वजन के बराबर होती थी उन सभी वस्तुओं को बाद में गरीबों में दान दे दिया जाता था, बांट दिया जाता था। परफ्यूम्ड कैंडल्स सेट इन रिच होल्डर्स एंड पैलेस वॉल्स फेस्टून्ड विद कलरफुल हैंगिंग्स मेड ए ट्रेमेंडस इम्प्रेशन ऑन विजिटर्स। इसके बाद जो राजा का दरबार या महल होता था उसमें बड़ी परफ्यूम्ड सुगंधित जो मोमबत्तियाँ होती थी
वो रखी जाती थी, जो कि एक रिच होल्डर में या सजे हुए डिब्बों में रखी होती थी। और पैलेस वॉल फेस्टोन्ड विथ कलरफुल हैंगिंग, इसके अलावा महल की दीवारों पर रंगीन बंदरवार भी लटकाई जाती थी, जिससे कि जो विजिटर्स होते थे, दर्शक वगैरह, तो उनके ऊपर बड़ा ही आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता था महल के संबंध में। जो भी वहाँ आता था वो उनकी जो शोभा होती थी महल की, उसको देखते ही आश्चर्यचकित हो जाते थे। Emperors adopted high-sounding and rhythmic titles, which were announced by the ushers in the court, and they created an atmosphere of awe in the audience. अब बादशाह कुछ गुंजायमान और लयबद्ध पदवियाँ भी ग्रहण करते थे, जो कि उद्घोषकों द्वारा उद्घोषित की जाती थी कोर्ट के दरबार के अंदर, और वह जो दरबार होता था उसकी सभा में पूरा विस्मय का माहौल या आश्चर्य का माहौल बना देती थी। नेक्स्ट टॉपिक है टाइटल्स एंड गिफ्ट्स, मतलब पदवियाँ और उपहार। द मुगल अडॉप्टेड ग्रांड टाइटल्स एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन ऑफ विक्ट्री इन द वॉर। तो मुगल बादशाह बड़ी बड़ी विशाल पदवियाँ ग्रहण करते थे, राज्याभिषेक के समय भी और युद्ध में विजय के समय भी। दीज टाइटल्स वर मेंशन्ड ऑन द मुगल कॉइन्स, और जो वो पदवियाँ ग्रहण करते थे वो अपने सिक्कों पर भी छपवाते थे, उसका उल्लेख करवाते थे। द मुगल्स ग्रांटेड टाइटल्स टू मैन ऑफ मेरिट। इसके अलावा मुगल बादशाह दूसरे लोगों को भी, अपने मनसबदारों को और जो योग्य व्यक्ति होते थे उनको भी उनकी योग्यता के लिए उपाधियाँ देते थे। ए मैन ascent in the court hierarchy could be traced through the titles he had। मतलब दरबार में कोई व्यक्ति किस पद पर है या उसकी उन्नति किस रूप में होगी, या उसकी पदवियों के आधार पर ही जाना जा सकता है कि उसने कौन सी पोस्ट या कौन सी पदवी या टाइटल ग्रहण किया है। द टाइटल आसफ खान वाज गिवन टू हाईएस्ट मिनिस्टर। तो जो सबसे उच्चतम मंत्री होता था उसको आसफ खान की उपाधि दी जाती थी। द आसफ खान केम फ्रॉम ए लेजेंडरी मिनिस्टर ऑफ द प्रॉफिट किंग सुलेमान। तो आसफ खान कौन था? आसफ खान एक दिग्गज मंत्री था पैगंबर शासक सुलेमान के दरबार में। ठीक है, तो उस आसफ खान के नाम से ये हाईएस्ट मिनिस्टर को पदवी दी जाती थी। The title of Mirza Raja was accorded by Aurangzeb to his two nobles of merit। तो जो औरंगजेब था उसने खुद ने तो आलमगीर की उपाधि ग्रहण की थी, उसी तरह औरंगजेब ने अपने दो सबसे उच्च पदस्थ जो अभिजात या कुलीन जो दरबारी थे या राजा थे उनको मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी। ये दोनों कौन थे? फॉर एग्जांपल राजा जय सिंह और राजा जसवंत सिंह, इन दोनों को उन्होंने मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी। तो इस तरह से इनका नाम हो गया था बाद में मिर्ज़ा राजा जय सिंह और मिर्ज़ा राजा जसवंत सिंह। द टाइटल कुड बी अर्न्ड और पेड फॉर, मतलब जो पदवियाँ होती थी वो अर्जित भी की जाती थी और ख़रीदी भी जा सकती थी। फॉर एग्जांपल मीर खान पेड ₹1 लाख टू औरंगजेब फॉर द लेटर अलिफ ए। ठीक है, टू बी एडेड टू हिज नेम टू मेक इट अमीर खान। तो पदवियाँ अर्जित भी की जाती थी और ख़रीदी भी जा सकती थी। जैसे कि उदाहरण के रूप में मीर खान ने औरंगजेब को केवल एक ए लेटर के लिए, यानी अलिफ ए के लिए, ए अक्षर के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए चुकाए थे ताकि उसका नाम मीर खान से अमीर खान हो जाए। अदर अवार्ड्स इंक्लूडेड रोब ऑफ ऑनर विच वाज ए गारमेंट वोन बाय द एम्परर, जिसको खिल्लत कहा जाता था। सरप्पा हेड टू फुट, जो कि सिर से लेके पैर तक पहना जाता था। कंसिस्टेड ऑफ ए ट्यूनिक, जिसमें एक ट्यूनिक होता था, जामा जिसको बोलते हैं, ए टर्बन एंड ए शास, पटका, एंड ज्वेलरी वर गिवन बाय एम्परर। इसके अलावा मतलब सम्मान के रूप में
जो कुछ अवार्ड दिए जाते थे वो रोब ऑफ ऑनर दिया जाता था, मतलब सम्मान का जामा दिया जाता था, जो कि बादशाह के द्वारा कभी पहने हुए कपड़े होते थे। ठीक है, जिसमें क्या होता था, एक खिल्लत होती थी, ये एक सरप्पा होता था जो कि सिर से लेकर पैर तक पहना जाता था। ठीक है, खिल्लत होता था मतलब इस एक वो कपड़ा जो कि राजा ने पहने थे, तो वो कपड़े पहने हुए कपड़े वो किसी को सम्मान में दे देता था, तो उसको भी लोग बड़े सम्मान से लेते थे कि मैंने बादशाह के कपड़े लिए हैं। तो सरपा सिर से पैर तक पहना जाता था, जिसमें एक ट्यूनिक होता था और पगड़ी होती थी, साथ में एक सास यानी पटका होता था, साथ ही राजा द्वारा जो ज्वेलरी पहनी जाती थी वो भी दी जाती थी। ऑन ए रेयर ओकेजन द लोटस ब्लॉसम सेट विद ज्वेल्स, जिसको पद्म मुरस्सा कहा गया, वॉज गिवन। तो कुछ खास अवसर ऐसे होते थे जिसमें लोटस ब्लॉसम सेट मतलब खिले हुए कमल का रत्न जड़ित गहनों का सेट होता था, जिसको पद्म मुरस्सा भी कहा गया था, ये भी उपहार के रूप में दिया जाता था। ए courtier was approaching the emperor. He offered either a small sum of money, जिसको नज़र कहा जाता था, और ए लार्ज अमाउंट, पेशकश। एक दरबारी जब कभी भी बादशाह के पास जाता था दरबार में, तो या तो वह थोड़ा बहुत धन देता था उसको, जिसको नजर कहा जाता था, या फिर बड़ी मात्रा में धन देता था, जिसको पेशकश कहा जाता था। ठीक है, तो दरबारी अगर कम पैसा दे या थोड़ा बहुत दे तो उसको नजर कहा जाता था, और बड़ी मात्रा में जब कोई पैसा देता है या कुछ उसको संपत्ति भेंट करता है, उपहार भेंट करते हैं, तो उसको पेशकश कहा जाता था। Offering gifts was regarded as a sign of honor and respect in diplomatic relations. मतलब राजनयिक संबंधों में ये जो गिफ्ट है या उपहार है या भेंट है, वो उसका लेन देन करना एक तरह से सम्मान की निशानी, आदर और सम्मान की निशानी मानी जाती थी। The ambassadors performed the functions of negotiating treaties and establishing relationship between competing political powers. मतलब राजदूत भी दो देशों के बीच में या दो राजाओं के बीच में अगर संधि समझौते की स्थापना करने की कोशिश करते थे, तो इसमें वो मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे गिफ्ट के लेन देन के द्वारा भी। ठीक है, तो इसमें एम्बेसडर महत्वपूर्ण कार्य करते थे दो देशों के बीच में या दो राजाओं के बीच में अगर संधि करवाना है या आपसी संबंध स्थापित करने हैं तो। इन सच केसेस गिफ्ट्स हैड एन इम्पोर्टेंट सिंबॉलिक रोल, और ऐसे मामलों में जो उपहार है या भेंट है वो अपना महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक भूमिका निभाती है। टॉमस रॉ, an English ambassador, was disappointed to find that the ring presented by him as a gift to Asaf Khan was returned as it was worth merely 400 rupees. टॉमस रॉ, जो कि एक अंग्रेज राजदूत था जेम्स प्रथम का, वह इस बात से बड़ा निराश हुआ कि उसने जो एक अंगूठी आसफ खान को उपहार के रूप में दी थी, उसे वापस लौटा दी गई, यह कहकर कि यह अंगूठी केवल 400 रुपये की है। तो ऐसा सुनकर टॉमस रॉ बड़ा निराश होता है कि यहाँ पर किसी भी उपहार को पैसे से तोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, द रॉयल हाउस होल्ड, शाही परिवार। द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल्स was referred to as हरम। मतलब मुग़लों की जो घरेलू दुनिया है उसको हरम भी कहा जाता है। इट इज़ ए पर्शियन वर्ड मीनिंग द सेक्रेड प्लेस। मतलब हरम एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है पवित्र स्थान। हरम का मतलब है पवित्र स्थान या सेक्रेड प्लेस। हरम कंसिस्टेड ऑफ द वाइफ्स ऑफ एम्परर्स एंड कॉन्क्यूबन्स। मतलब हरम में बादशाह की पत्नियाँ होती थी और उसकी उपपत्नियाँ भी होती थी। हिज रिलेटिव्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, इसके अलावा उसके कुछ रिलेटिव संबंधी होते थे और दूसरे पारिवारिक सदस्य भी होते थे। इट आल्सो हैड सर्वेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल स्लेव्स। और हरम के अंदर नौकर भी होते थे जिसमें पुरुष भी होती थी और महिलाएं भी होती थी जो कि दास होते थे। ठीक है,
पुरुष और महिलाएं जो दास होते थे वो नौकर का काम करते थे। The Mughal rulers maintained a distinction between wives with aristocratic background, जिसको बेगम कहा जाता था, and other wives, जिसको अगहा कहा जाता था। तो मुग़ल बादशाह हमेशा अपनी जो पत्नियों में भी अंतर रखते थे कि जो कुलीन परिवारों से आती थी, कुलीन परिवार से आने वाली जो पत्नियां होती थी उनको बेगम कहते थे, और जो ऐसे साधारण घरों से आने वाली जो पत्नियां होती थी उनको अगहा कहा जाता था। हु वर नॉट नोबल बाई बर्थ, जो कि जन्म से कुलीन नहीं होती थी, वो अगहा कहलाती थी। द बेगम्स वर मैरिड बाय द एम्परर्स आफ्टर गिविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश एंड अदर प्रीशियस थिंग्स एज डाउरी, जिसको महर कहा जाता था। तो जो बेगम होती थी, जो एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से आती थी, यानी कुलीन परिवार से आती थी, वो बादशाह से शादी करती थी, लेकिन उससे पहले उनको बहुत बड़ी मात्रा में डाउरी यानी दहेज या मेहर, जिसको मेहर बोला जाता था, वो देना पड़ता था। कॉन्क्यूबेंस यानी उपपत्नियाँ या अगाचा वर गिवन मंथली अलाउंसेस एंड गिफ्ट अकॉर्डिंग देयर स्टेटस। अब उपपत्नियों को मासिक भत्ता दिया जाता था उनके दर्जे के हिसाब से। द अगहा एंड अगाचास कुड राइज टू द पोजीशन ऑफ ए बेगम डिपेंडिंग अपॉन द हस्बैंड्स विल। मतलब जो अगहा और अगाचा होती थी वो भी बेगम की स्थिति या बेगम का दर्जा प्राप्त कर सकती थी अगर उनकी हस्बैंड की यानी बादशाह की इच्छा हो तो ये बादशाह की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किसी अगहा या अगाचा को बेगम बना दे। देयर वर ए नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्लेव्स इन द मुग़ल हाउस होल्ड। तो मुग़ल परिवार में बहुत सारे पुरुष और महिला गुलाम या दास भी होते थे। दे परफॉर्म वेरियस टास्क विच रिक्वायर्ड स्किल, टैक्ट्स एंड इंटेलिजेंस। तो उनको बहुत सारे काम करने पड़ते थे जिसमें कुशलता की भी ज़रूरत होती थी, निपुणता की भी, और बुद्धिमत्ता की भी ज़रूरत होती थी। स्लेव यूनक्स, जिसको ख्वाजा सर भी कहा जाता था, यानी जो गुलाम हिजड़े होते थे जिनको ख्वाजा सर कहा जाता था, सर्व्ड एज गार्ड्स एंड सर्वेंट्स, जो कि गार्ड या रक्षक के रूप में और नौकर के रूप में भी काम करते थे। एंड आल्सो एज एजेंट्स फॉर वीमेन सेलिंग गुड्स, मतलब ऐसे ही महिलाओं के एजेंट के रूप में भी कार्य करते थे जो कि व्यापार वगैरह या बिजनेस वगैरह का काम करती थी। तो उनके एजेंट्स के रूप में भी ऐसे स्लेव या यूनक काम करते थे, जिसको ख्वाजा सर कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ मुग़ल प्रिंसेस इन कॉमर्स, मतलब व्यापार में मुग़ल राजकुमारियों की भूमिका। आफ्टर नूरजहाँ द क्वीन ऑफ मुग़ल रूलर्स एंड प्रिंसेसेस बिगेन टू कंट्रोल इम्पोर्टेंट ऑफिशियल रिसोर्सेस। मतलब नूरजहाँ के बाद, नूरजहाँ थी जहांगीर की पत्नी, तो नूरजहाँ के बाद जो मुग़ल बादशाहों की जो रानियाँ थी और राजकुमारियाँ थी, उन्होंने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर अपने नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। जहां नारा एंड रोशन आरा द डॉटर्स ऑफ शाहजहाँ, तो जहां नारा और रोशन आरा दोनों शाहजहाँ की बेटियां थी। इन्होंने क्या किया, हैड एनुअल इनकम ऑफन इक्वल टू दैट ऑफ हाई इम्पीरियल मनसबदार। इनकी जो एनुअल इनकम थी यानी वार्षिक आय थी, वो एक शाही मनसबदार के इनकम के या आय के बराबर होती थी। बिसाइड्स जहां नारा रिसीव रेवेन्यू फ्रॉम द पोर्ट सिटी ऑफ सूरत, इसके अलावा जहां नारा जो बंदरगाह शहर था सूरत का, वहां से राजस्व या रेवेन्यू भी प्राप्त करती थी। विच वाज ए बिग सेंटर ऑफ ओवरसीज ट्रेड, जो कि सूरत उस समय समुद्र पार व्यापार या विदेशी व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। द रिसोर्सेस enabled important women of the royal household to get constructed building and lay out gardens। अब इन रिसोर्सेज की वजह से, मतलब जब उनको रेवेन्यू वगैरह मिलता था या वित्तीय स्रोतों पर उनका नियंत्रण था, तो इन सब की वजह से जो रॉयल हाउस होल्ड था, साहू परिवार की जो महिलाएं थी, उनको बहुत ही सुंदर सुंदर इमारतें बनवाने का और बाग बगीचे बनवाने का उनको बड़ा महत्वपूर्ण मौका मिला और उसमें वो सक्षम हो पाई।
नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल प्रिंसेस इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। अब स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो मुगल राजकुमारियाँ थी उनका योगदान। जहानारा टुक स्पेशल इंटरेस्ट इन मैनी आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स ऑफ शाहजहाँ इन फाउंडिंग न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद दिल्ली। तो जहानारा जो कि शाहजहाँ की बेटी थी, उसने बहुत सारे वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में अपनी रुचि दिखाई। जैसे कि उसने शाहजहाँ की जो नई राजधानी थी शाहजहानाबाद दिल्ली, उसको बसाने में भी उसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अमंग दीज प्रोजेक्ट्स was the construction of imposing double-storied कारवा सराय with a courtyard and a garden। तो इनमें से बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने निर्माण करवाया, जैसे कि 2 मंजिला कारवा सराय उन्होंने बनाया था, जो कि कारवा सराय को किसको बोलते हैं, जिसमें जिस तरह से धर्मशाला की तरह है, जिसमें जो राहगीर होते हैं वो आके रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सराय मतलब जहाँ रेस्ट किया जा सके, धर्मशाला टाइप में था। तो 2 मंजिला कारवा सराय उसने बनवाया था, जिसमें आंगन भी था और गार्डन वगैरह या बाग वगैरह भी थे। द बाजार ऑफ चांदनी चौक, द मेन सेंटर ऑफ ट्रेड इन शाहजहानाबाद, वाज डिजाइंड बाय जहानारा। जो शाहजहानाबाद का जो मुख्य बाज़ार था चांदनी चौक, उसका जो मुख्य केंद्र था, ठीक है, शाहजहानाबाद का मुख्य केंद्र था चांदनी चौक, उसके डिज़ाइन भी जहानारा ने बनाया था। नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल प्रिंसेस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। साहित्य के क्षेत्र में मुगल राजकुमारियों की भूमिका। हुमायूं सिस्टम गुलबदन रोट एन इंटरेस्टिंग बुक गिविंग ग्लिम्स ऑफ डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल्स। तो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उसने मुगलों के घरेलू जीवन के बारे में, घरेलू जीवन की झलक दिखाने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी रोचक किताब लिखी थी, जिसका नाम था हुमायूं नामा। शी कुड राइट फ्लुएंटली इन टर्किश एंड पर्शियन। वह बड़ी फ्लुएंसी के साथ, मतलब धारा प्रवाह के साथ, तुर्की और फारसी भाषा में लिख सकती थी। अकबर ऑर्डर्ड अबुल फजल टू राइट ए हिस्ट्री ऑफ हिज रेन। अकबर ने अबुल फजल को अपने शासनकाल के बारे में लिखने को ऑर्डर दिया था, उसको आदेश दिया था। ही रिक्वेस्टेड हिज आंट। उसके बाद अकबर ने अपनी चाची को रिक्वेस्ट भी किया, उसको मतलब निवेदन किया, अपनी चाची यानी बुआ, अपनी बुआ जिसका नाम था गुलबदन बेगम, ठीक है, अकबर की बुआ थी वो। तो अकबर की बुआ गुलबदन बेगम से अकबर ने रिक्वेस्ट किया, क्या किया, टू रिकॉर्ड हर मेमोयर ऑफ अर्लियर टाइम्स अंडर बाबर एंड हुमायूं, कि उनको जो भी चीज़ें याद है बाबर के समय और हुमायूं के समय की, वो सभी बातें वो एक किताब में लिखे, जो बाद में वो हुमायूं नामा लिखती है। लेकिन बाद में क्या करती है वो, गुलबदन डिड नॉट राइट द यूलॉजी ऑफ मुग़ल एम्परर्स। लेकिन गुलबदन बेगम ने मुग़ल बादशाहों की यूलॉजी यानी प्रशस्ति नहीं लिखी। प्रशस्ति मतलब एक तरह से उनकी प्रशंसा में बड़ी बड़ी बातें लिख देना, वो मतलब ऐसी झूठी बातें या प्रशंसा में कुछ भी डींग नहीं हाँक सकती थी उसने, बल्कि उसने क्या लिख दिया, सी रादर डिस्क्राइब द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस अमंग द प्रिंसेस एंड किंग्स and the mediating role of the elderly women of the family played in resolving some of these conflicts। मतलब उसने मुग़ल बादशाहों की प्रशस्ति ना लिखकर क्या लिखा, उसने जो मुग़ल राजकुमार थे उनके बीच में आपस में सत्ता के लिए या राजा बनने के लिए जो झगड़े वगैरह, तनाव या टेंशन जो भी थे, उन सारी घटनाओं को उन्होंने इस किताब में लिख दिया। उसके बाद और क्या लिखा, उसने मीडिएटिंग रोल मतलब मध्यस्थ भूमिका के बारे में भी लिख दिया, ऑफ एल्डरली वीमेन मतलब जो उस समय की जो बूढ़ी महिलाएं थी, वृद्ध महिलाएं थी, जो कि राजकुमारों की लड़ाई झगड़े में मध्यस्थ भूमिका निभा रही थी, उन सारी भूमिकाओं के बारे में उसने हुमायूं नामा में लिख दिया। ठीक है, प्लेड इन द रिसॉल्विंग सम ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, जो कि इन झगड़ों को सुलझाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। तो सारी घटनाओं के बारे में उसने उस हुमायूं नामा बुक में लिखा है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचा हुआ पार्ट लास्ट पार्ट नंबर 5 में करेंगे। धन्यवाद।